नमस्कार दोस्तों आज के डेट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कितना महत्व रखता है ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिका जिन्होंने ईरान वॉर ये छेड़ा है वो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। ट्रंप ने तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है यूएस वोंट हेल्प यू एनी मोर। मतलब कि किसी भी देश को किसी भी कंट्री को होर्मुज से अपना तेल पास कराना है, कार्गो ले जाना है, तो उसको खुद ध्यान रखना होगा। अमेरिका इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लीडरशिप के लिए जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं किर स्टारमर, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं 35 देशों का जो पूरा समूह है उसको लीड करूंगा ताकि जो होर्मुज स्ट्रेट है उसको रीओपन किया जाए। और इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर धीरे धीरे करके 60 से ज़्यादा देश मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने भी अटेंड किया। तो इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत कैसे रोल प्ले कर सकता है। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने यूके लेड जो मल्टीनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें 35 देश पहले शामिल हुए और फिर फाइनली पता चला कि 60 से ज़्यादा देश शामिल हुए मीटिंग के अंदर। और आप देख सकते हो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, ईरान, इजराइल जिस तरह से पूरी वॉर चल रही है। और ये जो इनिशिएटिव है मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कोई भी चीज़ को लीड करता है, लेकिन यहाँ पर वो तो एब्सेंट है, वो तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। तो जो किर स्टारमर है वो सामने आए हैं और भारत की तरफ से हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को स्टार्ट किया। अच्छा, इसको और बताने से पहले जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये आज के डेट में मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट बन गया है। और इसका अगर आप देखोगे नैरो पैसेज, मतलब सबसे नैरोएस्ट एरिया में भी 33 किलोमीटर ये वाइड है। और ये बेसिकली पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान हो गया और अल्टीमेटली आगे चलकर अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इन सबको ये कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि 20% दुनिया का जो ऑयल है वो इसी पर्टिकुलर स्टेट से पास होता है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो सऊदी अरब का यहाँ से जाता है। अगर हम गैस की बात करें तो आप सब जानते हो कतर, इनका सबसे ज़्यादा गैस इसी के थ्रू पास होता है। और कोई भी कार्गो वगैरह देखोगे तो मतलब सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, इन सब के जो कार्गोज हैं वो इधर से ही गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो स्ट्रेट है ना वो भारत के लिए और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 40% क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। हमारा 50% एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यहीं से आता है। अगर हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करें जो एलपीजी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, 80% जितना भी हम इंपोर्ट कराते हैं उसका 80% इमेजिन वही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। तो वहाँ पर अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर जो प्राइसेस हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, उसके ऊपर असर आएगा। ऑल्दो अभी तक सरकार ने यहाँ पर रिटेल प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं। ऑब्वियस सी बात है, सरकार पहले ही इतना टैक्स लगा रखी थी तो टैक्स को कम किया है। अब देखना होगा कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ऑलरेडी जो कमर्शियल एलपीजी है वो तो महंगा हो ही चुका है और अल्टीमेटली इसकी वजह से इन्फ्लेशन, ट्रेड इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्ट्रैटेजिक कंसर्न यही है कि भारत की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लिंक्ड है ऑयल प्राइसेस से। क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं सरकार को यहाँ पर अल्टीमेटली सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है ना। जो ट्रेड बैलेंस हो गया हमारा, डॉलर कहाँ से आएगा, तो पूरा का पूरा जो मैथ्स है वो बिगड़ जाता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीज़न। क्योंकि अभी तक क्या था कि सरकार को भी फायदा हो रहा था, सरकार बहुत सारा टैक्स लगा दी थी पेट्रोल डीजल पर और मतलब काफ़ी सारा इनकम आ रहा था ना। अब सरकार को वो कहाँ से आएगा, तो फिजिकल डेफिसिट वगैरह के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो दैट इज़ वाई ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो भारत के लिए इतना क्रिटिकल हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि वाई हैज़ द स्ट्रेट बिकम अनयूजेबल। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सबसे पहले यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया बिना सोचे समझे कि आगे इसका क्या होगा। और उसके बाद जब ईरान ने रिटालिएट किया पूरे गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर, उसके बाद ईरान ने सोचा क्यों ना ज्योग्राफी को वेपनाइज किया जाए। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है अगर हम उसको वेपनाइज कर देंगे तो जो गल्फ कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया है, वो अल्टीमेटली किससे सवाल पूछेगी? ट्रंप से पूछेगी। तो डायरेक्टली तो अमेरिका को हम नहीं हरा सकते, लेकिन इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए क्या किया ईरान ने, जो सी माइंस हैं शिपिंग लेन्स में उसको बिछाया, ड्रोन अटैक्स जो हैं उससे अटैक किया ऑयल टैंकर्स के ऊपर, मिसाइल थ्रेट यहाँ पर दिया जो जो शिपिंग रूट्स हैं, हैरेसमेंट किया गया है वहाँ की जो आईआरजीसी की नेवी वाली है उनके द्वारा। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो कमर्शियल शिप्स हैं वो हॉल्ट हो गए हैं, वो वहाँ से जाना नहीं चाह रहे। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ऑलरेडी बहुत हाई हो गया है, कई सारे जो वेसल्स हैं उनको रीरूट करना पड़ा है। और इसमें एक चीज़ समझिए, जो स्ट्रेट है वो ऑफिशियली क्लोज नहीं है। ईरान ये नहीं कह रहा है कि हमने ऑफिशियली क्लोज कर दिया है, लेकिन ये ऑपरेशनली अनसेफ हो गया है। आप उसको यूज़ कैसे करोगे जब आपको पता है आपकी जान को खतरा है?
और अल्टीमेटली आप देख सकते हो इसका ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि ऑयल शॉक तो लगा ही हुआ है। किस तरह से पहले ऑयल के प्राइसेस $70 पर बैरल के नीचे थे, अब ये ऑलमोस्ट $100 के ऊपर, मतलब ऊपर नीचे चल रहा है, $110 के ऊपर, कई बार तो $120 तक चला जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा सप्लाई चेन ब्रेकडाउन, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, फूड सप्लाई, ये सब कुछ इम्पैक्ट हो जाता है। क्या है ना कि 50 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। अगर हम बात करते हैं ना 1972-73 का जो ऑयल क्राइसिस था, तो उस समय दुनिया इतनी ग्लोबलाइज नहीं थी, तो उतना इम्पैक्ट नहीं हो। लेकिन आज तो सोचो ना, कहीं से भी एक छोटा सा कंपोनेंट नहीं आएगा तो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो सकता है। और फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी असर आ रहा है, स्टॉक मार्केट कितना वॉलेटाइल हो गया है, ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर 35 देश एक साथ बैठने थे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 60 देश ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन। और आप देख सकते हो इसको यूके के द्वारा लीड किया जा रहा है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, गल्फ कंट्रीज, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ये जो पूरा कोलिशन बनाया गया है 35 देशों का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैरीटाइम नेविगेशन है उसको सेव किया जाए। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसको यहाँ पर सेफ बनाया जाए। और वो कैसे होगा? जब आप ईरान से बात करोगे तो ये देश अल्टीमेटली ईरान से भी बात करेंगे कि हमारे जो शिप्स हैं उसके ऊपर अटैक ना हो। फिर इसके अलावा डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर, कोऑर्डिनेट करेंगे नेवल एस्कॉर्ट के लिए, क्लियर जो बेसिकली सी माइंस लगाए गए हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और जो ग्लोबल एनर्जी फ्लोज हैं उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर भारत की तरफ से बोला गया, एट द इन्विटेशन ऑफ यूके इंडिया ज्वाइंड अ मीटिंग ऑफ ओवर 60 कंट्रीज टू एक्सप्लोर किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ओपन किया जा सकता है। और यहाँ पर भारत ने पार्टिसिपेशन को कंफर्म भी किया कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो ज्वाइन करेंगे। और जब उन्होंने यहाँ पर मीटिंग अटेंड किया तो ये भी खबर आई, ये बताया गया कि उन्होंने जो इंपॉर्टेंस है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का वो बताया सभी देशों को। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा कि देखिए भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कितने बड़े खतरे में आ सकती है इसकी वजह से। और ये भी बोला कि कैसे इस पूरे वॉर में जो मर्चेंट शिपिंग है उसमें हमारे ही जो मरीनर्स हैं वो मारे गए हैं। तो ये भी भारत की तरफ से बोला गया कि भारत को नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा इस पे क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सरप्राइजिंग था वो था यूएस का पोजीशन, क्योंकि मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कोलिशन को लीड नहीं करेंगे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। यहाँ पर अलाइज को ये कहा है कि जो पूरा क्राइसिस है वो अब आप खुद ही देखो। मतलब पहले ट्रंप आए, बॉम्ब गिराया, और अब सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो दुनिया के ऊपर डाल दी है। उनका ये भी कहना है कि दैट अदर्स शुड टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट। अच्छा, यहाँ पर क्या सिग्नल है? इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि यूएस का स्ट्रैटेजिक विड्रॉल हो रहा है, और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंसेज लीडरशिप होती थी वो कमजोर हो रही हैं। और दूसरी तरफ जो यूके का इमरजेंस है, लीडरशिप रोल है, वो देखने को मिलेगा। कीर स्टारमर जो हैं वो डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन को लीड कर रहे हैं, डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन को अवॉइड कर रहे हैं, मल्टीलैटरल रिस्पॉन्स एक प्रकार से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूके अपने आप को पोजिशन कर रहा है एज अ ग्लोबल स्टेबलाइजर इन द एब्सेंस ऑफ यूएस लीडरशिप। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भारत के लिए कंसर्न है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन यहां पर ईरान की तरफ से बोला गया है कि भारत हमारा मित्र देश है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो, जो एम्बेसी है भारत के अंदर, इनका ऑफिशियल ये हैंडल है ट्विटर पे, और उन्होंने लिखा है आवर इंडियन फ्रेंड्स आर इन सेफ हैंड्स, नो वरीज। तो ये तो क्लियर कट किया गया कि भारत के जो शिप्स वगैरह हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है कोई रैंडम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लॉजिक देखने को मिलेगा। क्या है कि भारत और ईरान काफ़ी लंबे समय से अपना जो टाइज हैं वो शेयर कर रहे हैं, एनर्जी ट्रेड होता आ रहा था। वो तो ट्रंप ने जिस तरह से बैन वगैरह लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिया, इसलिए हमें ईरान से रुकना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन, चबहार पोर्ट आप सब जानते हो, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए ईरान के साथ हम लगातार एंगेज करते हैं। ईरान भारत को एज अ न्यूट्रल के तौर पर देखता है, मतलब ना तो हम कोई यूएस और इजराइल के साथ नहीं चले गए, हमारी बातचीत सबसे होती है। इनफैक्ट ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं पर थे। तो होने को तो हम यूक्रेन से भी बात करते हैं, रशिया से करते हैं, यूएस से करते हैं, सबसे करते हैं। भारत कभी भी एक पक्ष में नहीं गया है पूरी तरह से। हाँ, कभी टिल्ट हो सकता है कि पहले हम रशिया की झुकाव की तरफ ज़्यादा थे, फिर हम कभी अमेरिका की तरफ, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो हमने अपने आप को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश की है। और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग भी है, क्योंकि ईरान का जो अश्योरेंस है ना, इसका बहुत सारा पर्पज़ है कि भारत के मार्केट में पैनिक नहीं होगा, यहाँ पर जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो हमारा मेंटेन रहेगा, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए जो भारत को यूएस ब्लॉक में पुश करना है वो कहीं ना कहीं अवॉइड होगा। वो भी एक कोशिश है। ईरान भी तो चाहेगा ना कि भारत जो है वो यूएस के साथ ना जाए, तो वो भी हमें सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि लीगल पर्सपेक्टिव से क्या सही है क्या गलत। देखो, वैसे तो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल नेविगेशन रूट होता है, जो स्टेट है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। शिप का राइट होता है वहाँ पर पैसेज के लिए। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है ना, ये जो ईरान वॉर चल रहा है, इसमें ये फिर इंटरनेशनल लॉज वगैरह कुछ काम नहीं आता। फिर तो जिसके पास ताकत है, कौन क्या कर सकता है, वही चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, भारत का जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, समझिए, भारत रियल पॉलिटिक और डिप्लोमेसी दोनों को बैलेंस कर रहा है। डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग मतलब यहाँ पर ईरान, यूएस, गल्फ स्टेट सबसे बातचीत कर रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर कोशिश यही है कि जो भारत के जो शिप्स हैं वो पास हो रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन है सभी कोलिशन पार्टनर्स के साथ वो भारत कर रहा है, और स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट भी है, मतलब हम किसी मिलिट्री एस्केलेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसी की वजह से भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो बनी हुई है। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज ऐसा है जो ईरान के नॉर्थ में देखने को मिलता है। ये 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है 2027 का 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, बहुत कुछ है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।